नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 16वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के बाकी 15 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब तक हमने पढ़ा कि सत्यवती की सास सत्यवती के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है जब उसकी नाइन उसके बारे में आकर बताती है। तो अब चलिए पढ़ते हैं आगे। बनर्जी घरनी के बात फूटे। वह क्षमता तब तक जाती रही थी। अपनी बहू की बातचीत के ढंग की खबर पाकर वह शक्ति भी अब उसमें नहीं रही। वह कुछ देर तक तो गाल पर हाथ रख के काट की मारी सी रही, फिर निश्वास छोड़कर बोली, मैं तो बेटे का फिर से ब्याह कराऊंगी। इस पर तो तूने मेरी अच्छी लिहाड़ी ली, लेकिन अब तू ही बता, ऐसी बहू के साथ गृहस्थी की जा सकती है? मैंने तो बाबा अपने बाप के जन्म में भी ऐसा नहीं सुना कि ससुराल जाने की बात पर नई बहू ऐसी टिप्पणी देती है। बाप की इकलौती है ना, तो जरा लाडली है, लेकिन यह दोष तो रहेगा, थोड़े ही खुद ही चला जाएगा। कैसे तो कहते हैं ना, हल्दी सिल से, चोट मुक्के से और बहू ससुराल जाने से ठिकाने आती है। अरे क्या पता, मेरी तुम्हारे डर के सिट्टी पिट्टी ही गुम हो रही है। बुढ़ापे में बेटे की बहू के हाथ से क्या दुर्दशा लिखी है नहीं जानती। दूसरा ब्याह भी कहाँ से कराऊंगी? तेरे बामन दादा तो समधी की संपत्ति पर ही नजर गड़ाए हुए हैं। कहते हैं बाप की अकेली लड़की, बाप ने आंख मूंदी नहीं कि सब कुछ बेटी दामाद का। इस बार नाइन ने गाल पर हाथ रखा। सुनिए जरा बात, उतना बड़ा परिवार, चांद के टुकड़ों जैसे वैसे भतीजे, उन्हें नहीं मिलेगा, हिस्सा बखरा नहीं होगा? यह मैं नहीं जानती, वे कहा करते हैं वही सुनती हूँ। कहते हैं जरा उसे आंख तो बंद करने दो। अरे किसकी आंखें पहले बंद होती हैं? कौन किसकी जायदाद भोगता है? कौन कह सकता है? भामन बौजी, तुम्हारे समधी का रूप तो सोने के गौरांग सा है, अभी भी उनका ब्याह कराया जा सकता है। खैर आप अपनी समझो, मैं चलती हूँ, खत दे देना। नाइन जाने को तैयार हुई कि खड़ाओं की खटखट कैसे मकान मालिक ने आने की सूचना दी। अरे नाइन, आ गई तू? कहते कहते बनर्जी अंदर आ गए। अजी आती नहीं तो क्या आखिर कुटुंब के यहाँ अन्न कब तक ध्वंस करती? लेकिन हाँ, उन लोगों ने तो और 10 दिन रह जाने को बहुत तेरा कहा। मगर तू गई किस लिए थी? बहू कहाँ है? नहीं भेजा। घरनी के गले से गांच की आवाज हुई, नहीं भेजा? फिर एक बार यह साबित हुआ कि एक ही प्रश्न में संसार का सारा विस्मय प्रकट करना संभव है। बेटे को भोजन पर बिठाकर एलोकेशी ने बात उठाई। नाइन की छिड़की हुई चिंगारियों को पचाते हुए बैगन के रंग सी हो उठी थी वह, इसलिए भोजन की थाली बेटे के सामने रखकर दिए की बाती को जरा उकसाकर वह फैलकर जब बैठ गई तो माँ का वह खौफनाक चेहरा देखकर नव कुमार का कलेजा कांप उठा। नव कुमार, सत्यवती का पति नव कुमार। नव कुमार की उम्र 18-19 साल की होते हुए भी वह माँ के पास दूध पीता बच्चा सा है और उसके मन की दुनिया में माँ और यमराज समान है। माँ जब जवान चलाती है तो नव कुमार के हाथ पांव पेट में समा जाते हैं, चिंगारियाँ चाहे जिसके लिए भी छूटती हों। नव कुमार कांप उठता है। आज का गाली गलौज नव कुमार की ससुराल के लिए ही था, सो बेचारे का खाना ना हो सका। भय और लज्जा से गर्दन नीची होते होते प्रायः थाली से ही जा मिली। नाइन उसकी ससुराल गई है। जब से सुना, नव कुमार के मन में एक पुलक की हलचल थी। इधर उधर से वह सुन रहा था कि माँ ने बहू को लिवाने भेजा है। कैसी है वह बहू? क्या नाम है उसका? देखने में कैसी है? इन लज्जाकार विचारों को वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। शयन में, स्वप्न में एक मुख छवि धुंधली धुंधली सी छाया ढालती हुई यहाँ वहाँ एलोकेशी के पास घूंघट काढ़े घूम रही थी। सोने के कमरे में घूंघट उघाड़े। बाप रे, ऐसी दुस्साहसिक कल्पना की तो हिम्मत नहीं थी नव कुमार को। उस चिंता के आस पास पहुंचते ही उसकी छाती धड़क उठी और माँ के पास खड़े होने से तो बात ही नहीं, उसे धोखा होता है। तालाब के पारदर्शी पानी की तरह ही वह उसके मन को देख रही है। ना, सोने के कमरे के इलाके में या अपने अगल बगल स्त्री की मौजूदगी की वह सोच नहीं सकता। सोचता सिर्फ माँ के ही आसपास की अवस्था। नाइन का यह अभिमान
कामयाब नहीं होगा, ऐसा वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। इसलिए ये कई दिन रोज ही वह सांझ के बाद भवतोष मास्टर से अंग्रेजी पढ़कर लौटने के बाद पायल की मृदुल रुंझुन सुनने के लिए उत्कर्ण रहता था। किंतु कहाँ। नाइन कै दिनों की कहकर गई। नव कुमार के लिए यह जानने की बात न थी, फिर भी पूजा से पहले तो जरूर ही है, और पूजा के साथ मन के एक और उत्सव को जोड़कर हर पल विहल हो रहा था। वह पूजा आ रही है, वह आ रही है। पूजा का तो पता है, लेकिन वह बहू जाने कैसी है। शादी उसकी हुई थी 15 साल पार करके। यह उम्र इतने अज्ञान की तो नहीं, फिर भी शर्मीली स्वभाव के नव कुमार ने ब्याह के किसी नेग नियम के समय भी कनखियों से ताककर बहू को एक नज़र देख लेने की कोशिश नहीं की। अभी यदि कोई उस लड़की के बदले दूसरी को भेज दे तो पहचानने की भी जरूरत ना होगी, और तो और लाख करके भी अपनी स्त्री का नाम भी याद नहीं कर पा रहा है। ब्याह के समय जब कन्यादान हो रहा था तो वह नाम कई बार बोला भी गया था, लेकिन तब किसने सोचा था उस नाम को याद रखने की जिम्मेदारी भी उसकी है। उस समय तो वह बार बार पसीना पसीना हो रहा था। उस पसीने की याद है, नाम की नहीं। एक तो वह दूल्हा बना था, 30 पर ससुर का वह दमकता हुआ चेहरा, गंभीर गला, भारी भरकम स्वभाव, उससे भी भय बड़ा था। कोहवर का और जाने कितने प्रकार का भय, और वह भय अभी भी शायद कुछ कुछ है, लेकिन बहु शब्द कितना मीठा, भय में भी रोमांच। कई दिनों की इंतजारी के बाद एलोकेशी ने जो समाचार सुनाया, उसकी छाती धक से रह गई और लम्हे में उस ब्याह की रात जैसा ही पसीना छूट गया। एलोकेशी ने कहा, नाइन लौट आई, सुना तुमने? भागिन सी बैठी थी बरामदे पर। बेटा जरा हाथ मुंह धो ले, इतने के लिए भी नहीं रुक सकी वह। खबर बता बैठी, अंधेरे में ही कह दिया। दिया भी उठाकर नहीं लाई। नव कुमार के लिए यह संवाद और ही अर्थ ले आया था, इसलिए उसके मन में विहलता आई। माँ के मन की मौजूदा हालत वह ताड़ न सका, उनके स्वर की भीषणता को भी वह नहीं भांप सका, इसलिए अजाने एक मुख से वह सिहर उठा, मगर कितनी देर के लिए। जरा ही देर में वह निष्ठुर सत्य जाहिर हो गया। जाने माने अपनी समृद्धि के लिए नीच, चमार आदि शोभन विशेषणों का उपयोग करती हुई बोली, लड़की को नहीं भेजा। नहीं भेजा लड़की को? यह कैसी अजीब बात। लड़की को नहीं भेजना भी संभव है? यह बात तो एक बार के लिए भी उसके मन में नहीं आई। लेकिन इस बात पर नव कुमार कहे भी क्या, और एलोकेशी ने भी जवाब की प्रत्याशा से यह बात नहीं कही थी। कुछ देर तक वह समधी के को पैसों की गर्मी और नाइन को घूस देकर अपनी ओर कर लेने की बात करती रही। आखिर को उन्होंने यह इजाद किया कि लड़का तब से उसी तरह आंगन में खड़ा है। माँ का स्नेह जागा, बोली, यूं खड़ा रहकर अब क्या करेगा, हाथ मुंह धो। और फिर ऊंचे स्वर से आवाज दी, खाना तैयार हो गया सौदी? रसोई से आवाज आई, हाँ मामी हो गया। चल मुंह धो ले, मैं भात परोसती हूँ। इतना कहकर वह रसोई की तरफ चली गई। नव कुमार ने कोट उतारकर दीवार की खूंटी पर टांग दिया, धीरे धीरे पिछवाड़े के पोखरे की तरफ चला गया। अचानक मन कैसा तो सूना सूना और शिथिल सा लगने लगा, जो थी नहीं, जिसका स्वाद कभी नसीब ही नहीं हुआ। ऐसी चीज के खो जाने से भी ऐसा सूनापन लगता है, सब सूना सूना। लेकिन अभी क्या हुआ था? असली बात तो एलोकेशी ने उसे पत्तल पर बिठाकर दिए की बाती उकसाते हुए उठाई। वह शक्ल नव कुमार देखकर नव कुमार की छाती धड़क उठी। बोली, मैं तुमसे कह ही देती हूँ, तुम्हारे बाप से अंतिम एक चिट्ठी में लिखवाऊंगी। उस पर यदि उन्होंने नहीं भेजा तो अगले अगन में ही मैं तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। फिर ब्याह? माँ क्या आज कलेजा धड़का कर ही बेटे को मार डालेगी? फिर ब्याह? यानी फिर उसके साथ वही 6-5, फिर किसी के यहाँ जाकर कन्यादान, फिर कहीं कोहबर, कहीं नाक कान का मला जाना, वही पसीना पसीना होना। गर्दन नव कुमार की थाली से सट जाने लगी। मुंह से बोला भी नहीं, मुंह में कौर तक नहीं धसा। कटु उक्तियां बंद करके एलोकेशी ने पूछा, कहा क्या खा रहा है? खा तो रहा हूँ। इतनी देर के बाद उसने धीमे से एक बात कही, और बात की सच्चाई के लिए किसी प्रकार से एक कौर मुंह में ठूस लिया। अब रंगमंच पर सौदा यानी सौदामनी का आविर्भाव हुआ।
वह भाप उठती हुई गर्म भात लिए आकर अवाक सी होकर बोली, हाय राम, यह क्या भात जहाँ का तहाँ पड़ा है? अब तक कर क्या रहा है रे? नींबू खा तो रहा हूँ। उसने पिछली बात और पिछले काम की और एक बार दोहराया। थोड़ा सा और दूँ? नहीं नहीं, अब नहीं। भूख नहीं है? नहीं, मैं खा रहा हूँ, लेकिन आंखों से आंसू उमड़ा जा रहा था। भूख रहेगी भी अब कैसे? एलोकेशी बोल उठी, ससुर की निंदा जो कर दी। आजकल का लड़का है ना, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तौबा, तुम्हारे घमंडी ससुर की नाक मैंने जमीन में नहीं रगड़वाई तो मेरा नाम नहीं। बाप बाप करके लड़की को अपने कंधे उठाकर नाक रगड़ते हुए आए तो ठीक, नहीं तो फिर से ब्याह मंडप में खड़ा होना पड़ेगा। अरे ले सुन, सौदा हंस उठी, अब मुंह लटकाए रहने की कोई बात नहीं। दिलासा मिल गया, उठा, बड़ा बड़ा कौर खा, बहू नहीं आई। इस गम में नींबू ने इतनी अच्छी बनी पेठियां भी ना खाई। देखा ना भाभी, हर वक्त मजाक मत किया कर सौदा, एलोकेशी ने खींच कर कहा। 24 घंटे हंसी मजाक तुझे अच्छा लगता है? जी में इतनी उमंग काहे कोई जी है, यह भी नहीं समझती? बात सच्ची है, उमंग होने की बात सौदा के लिए है नहीं, फिर भी आती है उमंग। तो भी वह हंसी ठट्ठा करती है, ही करके हंसती है, लेकिन हंसी आती कैसे है? वह क्या सौदा ही खाक जानती है? शायद हो कि संसार में यही महज उसके वश में, इसलिए वह ले आती है। बदनसीबी को अंगूठा दिखाकर वह ही करके हंसती है छाती पर पड़े पत्थर को हटाने के लिए। आठों पहर उस पत्थर को छाती में ही ढोना पड़ता है, तो ऐसी राक्षस जैसी तंदुरुस्ती के लिए वह खटती फिर सकती थी भला? बस्ती के सभी तो उसके भाग्य को धिक्कारते हैं, सभी तो जानते हैं कि उसे उसका पति नहीं ले जाता। नाहा की महज ख्याल से ही सौदा को सौदा के पति ने छोड़ दिया। स्वभाव चरित्र तो बहुतों का खराब होता है, लेकिन घरवाली को क्या जन छोड़ देते हैं। सौदा की माँ नहीं है, बाप नहीं है, शुरू से मामा के ही घर पली है। मामा कोशिश करके 2-3 बार उसे उसकी ससुराल पहुंचाया था, मगर यह बदनसीब लड़की हरगिज अपना आसन दखल नहीं कर सकी। दुर्व्यवहार के मारे भागने की राह नहीं गई, तब से यही मामा के ही यहाँ है, दूसरा उपाय भी क्या? मामा के यहाँ आए हैं, दोनों शाम चूल्हा फूकती है, जूता चंडी सभी करती है, फिर मामी की भी बकझक झेलती है, फिर भी हंसती है। बलिहारी बलिहारी मामी कहती है, टोले के सभी कहते हैं। सुनते सुनते नव कुमार की भी ऐसी धारणा बन गई कि हंसी सौदा दी के लिए ग्रहित है, इसलिए हंसी मजाक में वह कभी भी खुले जी के साथ नहीं दे पाता। और आज की तो बात ही जुदा है, आज के मजाक का पात्र तो नव कुमार खुद ही है। दूध भी लाएगी कि खड़ी खड़ी ठट्टा ही करती रहेगी? एलोकेशी ने डांट कर कहा। लड़के के पास थाली रख देने के सिवाय एलोकेशी तिनका भी नहीं हिलाती। दूसरी बार यदि किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सौदी सौदी की पुकार। बहुत बड़ी सुविधा है कि सौदा विधवा है, नहीं तो रात की आमिष रसोई का भार उसे नहीं दिया जा सकता। लिहाजा कोई दिवधा की बला ही नहीं। सरल पोठियों की तरकारी सौदा खुद भी तो खाएगी, सो बनाए पकाए। घर के मालिक नीलांबर बनर्जी की आयु चाहे जो हो, रात का भात खाना उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ रखा है। घर के गाय के 1.5 सेर दूध को औटाकर आधा सेर बनाया जाता है, ऊपर मोटी मलाई पड़ी होती है, उसी में घर का भुना थोड़ा सा लावा और 8 मनोहार मिलाकर नीलांबर रात का भोजन करते हैं। यह भोजन वे संध्या अहिक के बाद ही कर लेते हैं। मनोहर मतलब एक तरह की मिठाई होती है, और नींबू मास्टर के यहाँ से पढ़कर लौटता है उसके पहले ही। उसके बाद जब वह घूम फिर कर लौटते हैं तो नींबू की आधी रात बीत चुकी होती है, इसलिए इस बेला बाप बेटे की भेंट नहीं होती। लड़के को एक अजीब सनक सवार हुई है अंग्रेजी सीखने की। उस मल्लेच भाषा के सीखने से कौन सा चतुर्वर्ग जो हासिल होगा क्या जाने, लेकिन स्नेहशील पिता ने खास रुकावट भी नहीं डाली। ख्वाहिश हुई है तो पढ़ ले। इस अनर्थ की असल जड़ तो वह भवतोष विश्वास है। कलकत्ता से अंग्रेजी सीखकर हजरत ने गांव में स्कूल खोला है। सवेरे शाम 2 वक्त पढ़ाई चलती है। गांव की लड़कों को उकसाने में उस्ताद, कानों में मंत्र पड़ता है। अंग्रेजी सीखे बिना तरक्की नहीं होती, और अंग्रेजी सीखकर कोई कलकत्ता जा पहुंचे तो साहब के दफ्तर में मोटी तनख्वाह की नौकरी रखी हुई है, सो लोग उसके स्कूल को दौड़ रहे हैं। चालाकों का सरताज भवतोष कलकत्ता से फर्स्ट बुक सेकंड बुक जाने कितनी भारी भारी किताबें ले आया, उन्हीं से पढ़ाकर लोगों को विद्या का दिग्गज बना रहा है।
ब्राह्मण के लड़के शूद्र से विद्या हासिल करने जा रहे हैं। कलयुग के पूरा होने में अब बाकी क्या रह गया। फिर भी नीलांबर ने बेटे पर रोक नहीं लगाई। कलयुग की चाल पर ही चल रहे हैं। सिर्फ जो पहनकर वह मल्लेच भाषा को सीखने जाता है, वे कपड़े कुर्ते उतार देने पड़ते हैं। उन्हें पहनकर कुछ छूता छाता नहीं है। उन्हें उतारकर गंगा जल का स्पर्श करता है, बस इतना ही। नव कुमार को खिलाकर मामी भांजी खाने की बारी आई। वे कुछ भात परोसकर पीड़ा लेकर तो खाने बैठती नहीं। जो भी बर्तन मिले उन्हीं में जमीन पर बैठकर खा लिया। सो इस समय गपशप मजे में चलती है। भांजी को बात बात पर डांटने के बावजूद बिना उसके एलोकेशी का नहीं चलता। बोलने की संगी और है भी कौन। खाने के बाद रसोई घर धोने का काम सौदामनी का। घर को धो धोकर रसोई की लकड़ी संभाल चकमके को ठीक करके काम किए हुए कपड़े को खींचकर तब कहीं सोने को जाती है सौदा। सोने के लिए उसके नाम पर एक कमरा है जरूर, बिस्तर भी है, लेकिन उस कमरे में उस बिछावन पर सोने का मौका ही कितना मिलता है उसे। जब तक नीलांबर लौट नहीं आते एलोकेशी के पास ही रहना पड़ता है उसे। एलोकेशी को भूत का बेहद डर है। नीलांबर आते हैं तो उन्हें पानी चाहिए, तंबाकू चाहिए कि नहीं, सब पूछताछ करके सौदा को छुट्टी मिलती है। और यह छुट्टी प्रायः आधी रात बीत जाने के बाद ही मिलती है। हाँ, बाकी रात सौदा की रखवाली कौन करे, यह सवाल ही नहीं उठता। सौदा तो सौदा है। उससे अभी अगर पूछ बैठे तो बेशक हंसती हुई कहेगी, मेरी रखवाली भूत ही करता है, पता नहीं मैं भूतनी हूँ। फिर भी सौदा मामी को प्यार करती है, मामा को आदर कदर करती है, नव कुमार को अपनी जान सा मानती है। अपने 32 वर्ष के इस जीवन में प्यार, भक्ति और स्नेह करने के लिए उसने दूसरे और किसी को पाया है। अगली सुबह ही नींद खुल गई। कारण कुछ याद नहीं। फिर भी नव कुमार को लगा कलेजे पर कोई पत्थर सवार है। जैसे किसी मौके से किसी ने कोई पहाड़ी उठकर कलेजे पर रख दिया। रात में सोते हुए भी गोया किसी आतंक का ही सपना था। खुली खिड़की की और टकटकी लगाए कुछ देर बैठने के बाद ही सब याद आ गया। माँ की शपथ की याद आई और याद आते ही हाथ पांव ढीले हो गए। धीरे धीरे उठा, धोती के आंचल को बदन पर रखकर कमरे से निकला। सुबह की तरह सर्दी सी पड़ने लगी और शरद की सुबह की यह सिरसिर हवा मन को जाने कहाँ उड़ा ले जाती है। बाहर आकर देखा सौदामनी आंगन में झाड़ू बुहारू कर रही है। उसके करीब जाकर पूछा, माँ नहीं जगी? सौदा दी? मामी सुबह 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 हंसते हंसते लोटपोट हो गई सौदामनी। मामी ऐसे वक्त कब उठती है? प्रभात देवता से जो मामी का विरोध है। झटाझट झाड़ू चलाते हुए सौदे ने कहा, जरा खिसक जा नींबू, उधर धूल पड़ेगी, लगने दे। बल्कि कहकर वह और नजदीक आए, खिसक आए और जाते से हठात जैसे जाड़े के दिनों पानी में कूद पड़ा हो, इस ढंग से बोला, सौदामनी तुम माँ से कह देना मुझसे यह सब नहीं होएगा हवाएगा। सौदा का बुहारना बंद हो गया। आंखें गोल गोल करके उसने कहा, क्या कह दूंगी मामी से, क्या नहीं होगा? वही सब अपने ही कानों तो कल तूने सुना, फिर पूछ क्यों रही है? ना, तूने तो मुझे अथाह पानी में डाल दिया रे। कल दिन भर तो जाने कितना क्या सुनती रही। कौन सी बातें तेरे मन में गड़ गई, मैं कैसे जानूं? आह, बड़ी आफत में डाला। अरे नाइन फुआ की बात पर माँ ने बिगड़ कर जो कहा तुम्हें याद नहीं? हाय राम, तो वही कहना, फिर से तेरा ब्याह कराएंगी, यही ना? सौदा फिर हंसने लगी। इसी फिक्र से रात को नींद नहीं आई क्यों? यानी ठाकुर घर में कौन? मैंने केला नहीं खाया, यही हाल। मामी कहीं अपनी कहीं भूल जाए, इसलिए मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, यह कहकर उन्हें याद दिलाने आया है। सौदा दी, ठीक ना होगा, कह देता हूँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मुझसे यह सब नहीं होगा। फिर से वही कनगी बनेठी, बाप रे। सौदा फिर से अपने काम में जुट गई। तो यह मुझसे क्या कह रहा है? जाके मामी से कह। मैं माँ से कहूँगा? क्यों क्यों नहीं कहेगा? बड़ा हो गया है, हिम्मत नहीं पड़ रही माँ के सामने? हिम्मत? सुनो, तुमसे कहकर मैं छुटकारा पा गया, अब जो भी करना तुम करो। सौदामनी ने हाथ रोक कर कहा, ठीक है, मैं कह दूंगी मामी से कि अपने नींबू को पहली बीवी के लिए बड़ा दर्द है, उसे छोड़कर वह दूसरी जगह ब्याह नहीं करेगा। ठीक नहीं होगा सौदा दी। मैं पूछता हूँ फिर से, वैसे भूत खेल की क्या जरूरत? किसी ने अपनी बेटी को नहीं भेजा तो क्या? पराई लड़की के बिना दुनिया नहीं चलती क्या? कहाँ चलती है रे? हाथ मुंह नचाकर सौदामनी ने कहा, चलती होती तो आदि अंतकाल से लोग ये भूत खेल नहीं करते होते, समझा? अब वही पराई लड़की ही संसार की सबसे बड़ी दौलत हो जाएगी, खाक होगी। खामखा ही बोल बैठा नव कुमार। कहाँ, जीजा जी के तो नहीं हुआ? सौदा का
उच्छ्वास कम हुआ, जरा गंभीर होकर बोली, मेरी छोड़, मेरा जैसा राख भरा नसीब बड़े दुश्मन का भी ना हो। सौदा के इस भवतार से नवकुमार जरा सकपका कर बोला, मैंने कुछ सोचकर नहीं कहा दीदी, लेकिन मैंने जो कहा, तुम ही तो मेरी रक्षक हो ना। खैर कहूंगी मामी से, नसीब में झाड़ू की 2-4 मार लिखी है। सौदामणि ने झूठ नहीं कहा, एलोकेशी वही करती है, लेकिन नसीब का झाड़ू दिखता नहीं है, यही जो बात है। शब्द अदृश्य है, लेकिन एलोकेशी जब बातों के पटाखे छोड़ती है तो लगता है मुंह से आग जैसी दृश्य वस्तु निकल रही है। साग चुनते वक्त सौदामणि ने बात उठाई, कहा, मामी आप तो कहती हैं अगर उन्होंने फौरन बेटी की विदाई नहीं की तो आप बेटे का फिर से ब्याह करा देंगी, मगर लड़का ही तो तुनक बैठा है। क्यों, क्या कहा? और पलक मारते ही अग्निकांड हो गया। सौदा को न भूतो न भविष्यति गाली गलौज करके एलोकेशी ने घोषणा की, मेरा ही खा पहनकर जो मेरा ही घर फोड़ने की कोशिश की ताक में रहेगी, उसे मैं झाड़ू मार मार कर निकाल कर बाहर करूंगी। कह देती हूँ सौदा, कान फूंक कर मेरे बेटे को पराया करना चाहती है, मामा को अहिक करके उठने दो, मजा चकाती हूँ। सौदा ने प्रतिवाद भी नहीं किया, सफाई भी नहीं दी, यह भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर कौन सा है, बल्कि उसकी शक्ल देखकर लगा कि मामी के वाक्यबानों का निशाना और कोई है। नीलांबर पूजा करके बाहर निकले, तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देकर पात्र को माटी पर उलट कर रखा और फिर एक बार सूर्य को प्रणाम करके मुड़े ही थे कि एलोकेशी ने दूध पिलाकर सांप पालने की नजीर देते हुए पति को सब कुछ बताते हुए कहा, तुम अगर इस वक्त चिट्ठी लिखकर ना भेजो तो मेरा सिर खाओ। नीलांबर हा हा कर उठे, अरे इसमें गाली गलौज का क्या है, चिट्ठी लिख देता हूँ, भेजू किसे यह सोच रहा हूँ। नाइन नाइन को? गांव में उसके सिवा और कोई दूसरा आदमी नहीं है, इस बार राखाल तो गया था, राखाल जाएगा, उतनी दूर अकेला, यही सोच रहा हूँ। नहीं तो गोविंदाचार्य की बेटे की गोपना को भेजो, गाजे का पैसा देने से वह तैयार हो जाएगा। गोपना को कुटुंब के यहाँ भेजे, क्या कहते, क्या कह आएगा, कह आने दो। एलोकेशी ने वीर दर्प से कहा, उस गंजेड़ी की खरी खोटी से अगर मरदूद को होश आए, फिर मैं देखती हूँ कि लाडली बिटिया को लिए वह कैसे बैठे रह सकता है। गोपना को यह भी कह देना, आस पास में कोई अच्छी कुलीन लड़की है या नहीं पता करता हैगा, नाक के सामने ही तो अच्छा है। नीलांबर ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई, लिखने बैठ गए और बहुत बहुत मुस्विदा के बाद खत का एक ढांचा भी तैयार किया। उसमें विस्तार से यही बताया कि रामकली अगर अपनी पहली ही जिद पर अड़े रहेंगे तो उनके नसीब में बहुत दुख लिखा है। वे बेटे की दूसरी शादी तो कर ही देंगे, और भी जो करेंगे वह धीरे धीरे जाहिर होगा। बदस्तूर धमकी भरी चिट्ठी। चिट्ठी की भाव और भाषा से एलोकेशी संतुष्ट हुई। नीलांबर अब उसे भेजने की कोशिश में लगी, लेकिन मन में यह चिंता थी, सत्यवती रामकली की इकलौती है, ज्यादा खींचतान से डोरी टूट न जाए। नव कुमार को इतनी बातों का कुछ मालूम नहीं, वह स्कूल में था। बेला हो जाने पर जब लौटा तो सीधे सौदा के ही पास जाकर खड़ा हुआ। सौदा दी तेल। सौदा ने तेल लाकर देते हुए कहा, देख लिया ना, मैंने कहा था ना काम नहीं बनेगा, सिर्फ मेरे नसीब में झाड़ू है, वही हुआ। तेरे ससुर का मृत्युबान तैयार है, अब तक भेजा भी जा चुका होगा। यूं शायद 2 दिन देर भी हो सकती थी, पर तेरी नाकारी से मामी बस झटपट कब में पड़ गई। तलहटी पर डाला तेल उंगलियों की फाक से चूक गया। बेचारा नव कुमार टुकुर टुकुर ताकता रहा। उसकी वह सूरत देखकर सौदा दयार्द हो गई। जाने दे, इसके लिए तू जी छोटा न कर, जरूरत हो तो फिर एक बार सहरा बांध देना। कष्ट ही कितना है उसमें, तुझे तो एक बहू मिलने से मतलब है, लेकिन लगता है अब कि तुम्हारे ससुर नर्म पड़ेंगे। जितना भी हो, आखिर हैं तो लड़की के बाप। नव कुमार अचानक एक बेसिर पैर की और अवतर बात बोल उठा, साहब लोग एक ही शादी करते हैं, कई शादियां हरगिज नहीं करते। बस अब कहाँ जाए। सौदा की हंसी का बांध टूट पड़ा। अच्छा ऐसा होता है, वो समझ गई, इसी से साहबों की किताब पढ़ पढ़कर तेरे दिमाग में भी अकल आई है। मगर यह तो बता नींबू, साहब लोग अगर ये एक से ज्यादा शादी नहीं करते तो बाकी लड़कियों की क्या दशा होती है। विधाता ने जब दुनिया बनाई थी तो एक एक लड़का और 1.5 कोड़ी के हिसाब से लड़कियां बनाई थी, यह तो मालूम है तुझे। तो फिर बता, बाकी लड़कियों की गति कौन करेगा यदि एक से ज्यादा ब्याह नहीं करते। सब अजीबोगरीब बातें। माँ के नहीं रहने पर नव कुमार खासी जोर से ही बोलता है, दुनिया भर में 1.5 कोड़ी के हिसाब से ही तो लड़के होते हैं। नव कुमार के मुंह में ही रह गई।
रंगस्थल में एलोकेशी दिखाई दी। ऐ नौबा, मैं पूछती हूँ नहाने जाना है कि नहीं? जैसे ही दोनों मिले कि हंसी मजाक। हाँ रे सौदी, तुझसे भी पूछती हूँ, यह क्या तेरा हम उम्र है? रात दिन कान फूकती रहती है। ठहर, घर में बहू आने दे, चूल्हा चक्की संभालने वाली एक आ जाए तो तुझे झाड़ू मारकर निकालती हूँ। माँ के सामने नव कुमार सिर्फ आंखों की ही भूमिका करता है। जब भी सौदादी के इस अपमान से तड़प उठने के बावजूद उसके मुंह से बात नहीं फूटी, किंतु अचरज की बात तो यह थी कि सौदा के चेहरे की रेखाओं में भाव की विलक्षणता नहीं फूटी। वह पहले जैसी ही मुस्कुराती रही। आँख के इशारे से बताया, नहाने जा मामी, बिगड़ उठी। हथेली का सारा तेल बह गया। सिर्फ हथेली को ही माथे पर रगड़ते हुए नींबू सीधे तालाब की ओर चला गया। आज जब पिछवाड़े के पोखरे में जाने को जी ही नहीं चाह रहा था। जाते जाते एकाएक एक ही दिन के देखे अपने उस ससुर पर उसे बड़ा गुस्सा आ गया। कुछ भी तो बखेड़ा नहीं होता अगर उन्होंने बेटी को भेज दिया होता। छाती का भार ही नहीं था, कांटा भी चुभ रहा था जैसे उसे। दूर